हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 20 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है। तो भारत ने कनाडा देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है अपने यहाँ से। भारत ने कनाडा देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसका कारण क्या है? तो कारण है, कनाडा में एक व्यक्ति था, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जरिया, एक खालिस्तानी था। इसको कनाडा की नागरिकता प्राप्त थी और इसकी हत्या कर दी गई कनाडा में। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि इस व्यक्ति की जो हत्या है ये भारत द्वारा कराई गई है। मतलब भारत द्वारा उनके देश में आकर उनके नागरिक की हत्या कर दी गई। इस कारण से कनाडा देश ने अपने यहाँ से भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ये 18 तारीख की घटना है, यानी कि 18 सितंबर को कनाडा देश ने, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो ने, उन्होंने ऐसा बयान दिया और कनाडा ने 18 तारीख को भारत के राजनयिक को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया। तो इसी के चलते भारत ने 19 तारीख को कनाडा के जो राजनयिक थे भारत में, उनको भी अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया। उनको 5 दिन का समय दिया गया कि 5 दिन में आप हमारे देश से चले जाइए। तो यह पूरी घटना है। कारण यही है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई और किसने किया है किसी को पता नहीं है, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि इसकी हत्या भारत के द्वारा कराई गई है। यही कारण है। 19 सितंबर 2023 को कनाडा के राजनयिक को 5 दिन में भारत छोड़ने को कहा गया, यानी कि 5 दिन में वहाँ के जो राजनयिक हैं जो भारत में उपस्थित हैं, इनको 5 दिन में भारत को छोड़ देना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, अभी हमने आपको बताया। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल यह कहाँ पर है? ये कनाडा में है और यहीं पर COP15 का आयोजन किया गया था। जैव विविधता के लिए इसका आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। किस लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्जुन मेघवाल ये कानून मंत्री हैं। इनके द्वारा लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। ये अभी बिल है, अभी ये पारित नहीं हुआ। पारित कब होगा? जब इस पर लोकसभा, राज्यसभा, और जब लोकसभा से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से पारित हो जाएगा और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो यह पारित हो जाएगा और यह अधिनियम बन जाएगा। अगर यह पारित हो जाता है तो ये 106वां अधिनियम संविधान संशोधन हो जाएगा। अभी तक 105 संविधान संशोधन हुए हैं। अगर इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं सभी के द्वारा तो यह 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसका नाम क्या रखा है? ये जो 128वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है, इसको प्रधानमंत्री के द्वारा नाम क्या रखा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम रखा गया है। संबंध किससे है? तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ऐसा इस बिल में कहा गया है। जो बिल पेश किया गया है 128वां संविधान संशोधन बिल, इसमें ऐसा कहा गया है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। शुरुआत में यह 15 वर्ष के लिए लागू होगा और बाद में 15 वर्ष बाद इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पूर्व में इससे पहले क्या महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल आया था? तो इसके पहले महिला आरक्षण के लिए 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। लोकसभा के विघटन के कारण यह पारित नहीं हो पाया था। तो 108वां संविधान संशोधन बिल जो पेश किया गया था वह भी महिला के आरक्षण से संबंधित था। यदि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर हो जाते हैं तो इसके बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि परिसीमन के बाद यह लागू होगा। परिसीमन क्या होता है? तो परिसीमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत
परिसीमन के बारे में बताया गया है। और इसका कार्य क्या होता है, लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करना, ये परिसीमन का कार्य होता है। तो यह इसमें कहा गया है कि परिसीमन के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। अभी तक 4 परिसीमन हुए हैं, कौन कौन से, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में 4 परिसीमन आयोग इसमें अभी तक बनाए गए हैं। अगला 2026 में बनाए जाने की संभावना, अभी संभावना है, ये कंफर्म नहीं है 2026 में बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन संभावना 2026 में है। तो 2026 के बाद जो लोकसभा चुनाव आएगा कौन सा, 24 के बाद फिर 29 में आएगा। तो 29 में यह लागू हो सकता है, लेकिन 24 में यह लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी हमने आपको बताया कि इसमें कहा गया है कि परिसीमन के बाद ही यह लागू होगा, और अगला परिसीमन कब आने की संभावना है, 2026 में आने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। होयसल मंदिर समूह ये कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ पर हुई थी, रियाद, सऊदी अरब में यह बैठक हुई थी, और इसी में भारत की 41वीं और 42वीं विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया है। 41वीं कौन सी थी, 41 कल हमने बताया है आपको, 41वीं थी शांति निकेतन, ये 41वीं थी, और 42वीं कौन सी है, होयसल मंदिर समूह, ये 42वीं है। इसमें 3 मंदिर शामिल है, जो मंदिर समूह है इसमें 3 मंदिर शामिल है। ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर कर्नाटक में है। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया है कि 40वीं कौन सी है, 39वीं कौन सी है, 41वीं, 42वीं, इन सभी के बारे में बताया है। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 40वीं विश्व धरोहर स्थल भारत की कौन सी है, किसको बनाया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। ये अंतिम बैठक थी, यानी कि चौथी बैठक थी, इसको फोर्थ भी कर सकते हैं। फोर्थ बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका किया गया है। G20 के शेरपाओं की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था, नूह, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का निर्माण किसके द्वारा किया गया, भारत के द्वारा किया गया। G20 2023 में इसका निर्माण किया गया भारत के द्वारा। क्यों इसका निर्माण किया गया है, तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लिए इसका निर्माण किया गया है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाए, इसके लिए किसका निर्माण किया गया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का निर्माण किया गया है भारत के द्वारा। G20 2023 में इसका निर्माण किया गया था। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। 2022 में अध्यक्षता किसने किया था, आपको कमेंट करके बताना है। 2022 में किसने अध्यक्षता किया था, 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है, और 2024 में कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। ये आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया है, सजग अभ्यास का आयोजन किया गया है। कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया है, सजग अभ्यास का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, मालाबार अभ्यास का आयोजन 2023 में कहाँ पर हुआ, 2023 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। मालाबार में कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश मालाबार में शामिल हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में ऑपरेशन पोलो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था, 1948 में चलाया गया था। हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो इसको भी आपको याद रखना है, 1948 में ऑपरेशन चलाया गया था, और इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। तो अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई ये कहाँ की मिठाई है, ये आंध्र प्रदेश की मिठाई है।
आंध्र प्रदेश की मिठाई है और इस मिठाई को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। इसको पेपर स्वीट भी कहा जाता है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। जीआई टैग ये 1999 का अधिनियम है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। यह जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। ये 2004 में दिया गया था और ये वेस्ट बंगाल की चाय है। ये कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की चाय है। इसको भी आपको याद रखना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कंबम अंगूर का जीआई टैग किसको दिया गया? किस राज्य को? तमिलनाडु को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार कब मनाया गया है? इस बार 16 सितंबर को मनाया गया है। इस बार 16 सितंबर को मनाया गया है और प्रतिवर्ष यह सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। निवास स्थान इसका कहाँ पर होता है? तो बम्बू ट्री यानी कि बांस के पेड़ पर इसका निवास स्थान होता है। और यह पूर्वी हिमालय की मूल प्रजाति है। मूल प्रजाति कहाँ की है? रेड पांडा मूल प्रजाति कहाँ की है? पूर्वी हिमालय की मूल प्रजाति है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका लोगो क्या है? पांडा इसका लोगो है। स्थापना 1961 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस पर इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। कौन सी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो ऐसी महिलाएं जिनको आवास योजना में लाभ नहीं मिल पाया है, ऐसी महिलाएं जिनको आवास योजना में लाभ नहीं मिल पाया है, उन महिलाओं को इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है परिवार की जो वार्षिक आय हो वो 12,000 से कम होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12,000 से कम होनी चाहिए, उनको यह लाभ दिया जाएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। पहली सौर सिटी कौन सी है? सांची मध्य प्रदेश, ये पहली सौर सिटी है। पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में पहला यूनिटी मॉल बनाया गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है। हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? पायल छाबड़ा। इनका नाम क्या है? पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा ये सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बन गई हैं। लद्दाख के खारदुंगला पास में ये तैनात थी और अब ये क्या बन गई हैं? ये पैरा कमांडो बन गई हैं। पहली महिला पैरा कमांडो बन गई हैं। नाम याद रखना आपको, पायल छाबड़ा, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? दीपिका मिश्रा, ये पहली महिला जिन्होंने एयरफोर्स में वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है। भूटान में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया। संविधान सदन, ये पुराने संसद भवन का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखा गया। स्थापना कब हुई थी पुराने संसद भवन की? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। निर्माण इसका 1921 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ? 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए स्थापना 1927 में हुई थी। वास्तुकार इसके कौन से? लुटियंस और बेकर इसके वास्तुकार थे। आकृति इसकी कैसी हुई? पुराना संसद भवन, उसकी आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति गोलाकार है। नया संसद भवन जो बना हुआ है इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। वीर सावरकर जी की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और जो पुराना संसद भवन था उसकी आकृति गोलाकार थी।
वास्तुकार इसके कौन है? नए संसद भवन के विमल पटेल ये इसके वास्तुकार हैं। निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? टाटा कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा ये प्रोजेक्ट का नाम था। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, वैसे 6 द्वार हैं लेकिन 3 मुख्य द्वार हैं। इनका नाम क्या है? शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार। इन 3 मुख्य द्वार का नाम है जिनसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एंट्री की जाएगी। लोकसभा की क्षमता कितनी है? 888 यहाँ पे लोग बैठने की क्षमता है लोकसभा में। राज्यसभा में कितनी क्षमता है? 384 क्षमता है राज्यसभा की। यहाँ पर संगोल को स्थापित किया, यानी कि नई संसद भवन में किसको स्थापित किया गया था? संगोल को स्थापित किया गया था, जिसकी लंबाई कितनी है? 5 फीट इसकी लंबाई है। और संगोल के शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो किसको प्रदर्शित करती है? न्याय को प्रदर्शित करती है। तो संगोल कहाँ पर स्थापित किया गया? नई संसद भवन में स्थापित किया गया। लंबाई 5 फीट है और इसके संगोल के शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो न्याय को प्रदर्शित करती है। तो ये सभी जानकारी नए संसद भवन और पुराने संसद भवन से संबंधित हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।